हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 और 14 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस। आपके आने वाले एग्जाम्स में 13 और 14 मार्च के करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है और साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से नोट कर लेने हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड बच्चों आपको जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए जाएंगे आप उनको भी अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि वो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है। और क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? तो हमें बताना है इस पुस्तक को लॉन्च किसने किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, अमित शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूपेंद्र यादव। आप इमेज में जिन्हें देख पा रहे हैं ये हैं भूपेंद्र यादव, और ये जो पुस्तक है रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट, इसको इन्होंने ही लॉन्च किया है। क्लियर है बच्चों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी कि भूपेंद्र यादव। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, इस पुस्तक में भारत की विकास यात्रा में श्रम के योगदान को रेखांकित करने वाले कुल 12 लेख हैं, जो इस क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए हैं। यानी कि ये पुस्तक पर्टिकुलर किसी एक पर्सन ने नहीं लिखी है, इसको इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के द्वारा लिखा गया है। और इसमें भारत के डेवलपमेंट में, ठीक है, जो डेवलपमेंट का जो ट्रेवल है इसमें बताया गया है। इसमें श्रम का मतलब बच्चों क्या है, लेबर। ठीक है, तो लेबर का कितना योगदान रहा है तो इसका विवरण इस पुस्तक में किया गया है। और आप देख भी पा रहे हैं इस पुस्तक का जो नाम है वो भी क्या है, रोल ऑफ लेबर। ठीक है, जो लेबर का मतलब क्या है, श्रम का रोल क्या है इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडिया के विकास में। ठीक है, तो ये पुस्तक का नाम भी है इसी से रिलेटेड। क्लियर है इतना? अब बच्चों यहाँ पे देखिए, भूपेंद्र यादव ने पुस्तक को लॉन्च किया। तो भूपेंद्र यादव वर्तमान में ये कौन है, ये वर्तमान में श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। ठीक है, यानी कि ये केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं। आप यहाँ पर चाहे तो आगे केंद्रीय लगा लेना, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं वर्तमान में कौन, भूपेंद्र यादव। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो IRDAI का भी अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया है, तो वो किसे बनाया गया? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रंजीत कुमार, महेंद्र उपाध्याय, देबाशीष पांडा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देबाशीष पांडा। और आप यहाँ इमेज में देख भी पा रहे हैं ये कौन है, देबाशीष पांडा, जिन्हें अभी हाल ही में क्या किया गया है, IRDAI का अध्यक्ष घोषित किया गया है। क्लियर है बच्चों इतना? आइए इसकी और व्याख्या जान लेते हैं। बच्चों, IRDAI इसका नाम आया है तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यानी कि जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उनकी ये हेड कंपनी मान लेते हैं इसको। ठीक है, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है वो इसके अंडर में आती है। ठीक है, तो IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसको हम हिंदी में कह सकते हैं, अगर आपको हिंदी में नाम जानना है तो मैं आपको हिंदी में भी इसका नाम बता दे रही हूँ, भारतीय बीमा नियामक। ठीक है, इसका हिंदी में नाम क्या है, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो बच्चों ये आपका हिंदी में नाम हो गया IRDAI का। क्लियर है इतना? इसके बाद बच्चों बात करेंगे IRDAI का मुख्यालय। तो ये आपका मुख्यालय बच्चों ये कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद, जो कि आपकी तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना राज्य की। इसके बाद IRDAI की स्थापना बच्चों ये कब हुई थी, तो ये आपकी स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है, यानी कि 1999 में। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो हमें बताना है कि MP में जो पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है वो किस शहर में खोला गया है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ग्वालियर, भोपाल,
इंदौर और जबलपुर। ये सारे ही जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये सारे ही जो शहर हैं बच्चों, ये सारे आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्वालियर। तो ग्वालियर में अभी हाल ही में क्या किया गया है, मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है। ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका उद्घाटन बच्चों किसने किया है, वहां के मुख्यमंत्री, जो कि कौन है, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान, ये कौन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने ही ग्वालियर में इस ड्रोन स्कूल का क्या किया है, उद्घाटन किया है। और इनके साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इनके साथ वहां मौजूद थे। ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ ही में इनके साथ वहां पर मौजूद थे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया बच्चों ये वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है, ये आपको आज के लिए आपका ये होमवर्क का टास्क है, ये आपको बताना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय है, ये कौन से मंत्री हैं। ठीक है, ये कौन से कैबिनेट मंत्री हैं, तो आपको ऑप्शन में मेंशन करना है, मुझे बताना है। ठीक है, चलिए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो ड्रोन स्कूल है ये मध्य प्रदेश के कुल 5 शहरों में खोले जाएंगे। तो कौन कौन से शहर हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सतना और ग्वालियर। ठीक है, तो ग्वालियर में तो इसका उद्घाटन कर ही दिया गया है। इसके अलावा 4 शहर और हैं जहां पर ड्रोन स्कूल खोले जाने की बात की गई है, यानी कि इन शहरों में घोषणा कर दी गई है कि यहाँ पर ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। तो आपके 4 शहर और कौन कौन से हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। क्लियर है बच्चों इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है। तो हमें बताना है कि जो खेल महाकुंभ है इसका शुभारंभ किस राज्य में किया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में। तो अभी हाल ही में गुजरात में पीएम मोदी ने क्या किया है, खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है। ठीक है, और आप यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं थोड़ा सा उल्टा उस तरीके से लिखा हुआ है, ये लिखा है आपका खेल महाकुंभ, ये वहां की लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो भी आपकी गुजराती भाषा है उसमें लिखा हुआ है। तो गुजरात राज्य में क्या किया गया है, खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है। और बच्चों यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो खेल महाकुंभ है ये गुजरात में कब शुरू किए गए थे, तो आपके 2010 में, जब पीएम मोदी, वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी हैं ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, और 2010 में ये गुजरात के सीएम थे। ठीक है, तो इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। गुजरात के सीएम थे कौन, नरेंद्र मोदी। तो इन्होंने ही 2010 में इन खेलों की शुरुआत की थी। तो खेल का नाम क्या है, खेल महाकुंभ। क्लियर है बच्चों इतना। इसकी और व्याख्या देखते हैं। अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में नरेंद्र मोदी ने वार्षिक खेल आयोजन खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो खेल महाकुंभ है इनकी शुरुआत किस सन में हुई थी, 2010 में। और किसने शुरू किया था इनको, नरेंद्र मोदी ने ही शुरू किया था। उस टाइम पे ये वहां के कौन थे, सीएम थे। और अभी इनका उद्घाटन, इन खेलों का जो इस साल का उद्घाटन है वो भी किसने किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इनका जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है, अहमदाबाद। अहमदाबाद आपका गुजरात राज्य का शहर है जहां पर सरदार पटेल स्टेडियम है, यहाँ से इन खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपका जो गुजरात राज्य आया है तो इसकी राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, गांधीनगर है। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल बच्चों ये कौन है, तो आपको हो जाएगा आंसर क्या, आचार्य देवव्रत। ठीक है, गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत। क्लियर है इतना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक पर आरबीआई ने नए ग्राहकों को शामिल होने पर रोक लगाई है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आईसीआईसीआई बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एसबीआई बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक। और मेरे सही ऑप्शन बताने से पहले आपने यहाँ इमेज में देख भी लिया होगा, यहाँ पर देखिए एक तरफ आरबीआई बैंक का सिंबल है और दूसरी तरफ पेटीएम का नाम लिखा हुआ है, यानी कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अभी हाल ही में आरबीआई ने क्या किया है, नए ग्राहकों को शामिल होने के लिए रोक लगा दी है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं।
बच्चों यहाँ पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक की बात आई है, तो इसके वर्तमान में जो एमडी और सीईओ है ये कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ कौन है? सतीश कुमार गुप्ता। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? ठीक है, तो हमें बताना है कि जो वी डेमोक्रेसी एक रिपोर्ट है जो कि 2022 की है, तो इसमें भारत को कौन से नंबर पे रखा गया है, भारत की क्या रैंक आई है? तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देख रहे हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और पहला ऑप्शन आपका 93वां, 94वां, 92वां या फिर 95वां। तो आप ये इमेज में देख सकते हैं, लिखा है इंडिया रैंक्स 93, ठीक है, यानी कि 93rd इन द लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वी डेम्स रिपोर्ट। वी डेम बच्चों इसका मतलब यहाँ पर क्या है? वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। क्या है इसका मतलब? वी से मतलब है वैरायटी, और डेम का मतलब ये डेमोक्रेसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, तो वी डेम का मतलब क्या है? वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपका वी डेम का मतलब हो गया, यानी कि जो डेमोक्रेसी है वो किस किस तरीके से देशों में चलाई जाती है। डेमोक्रेसी के भी कुछ टाइप्स होते हैं, तो उसके आधार पर इस रैंक को जारी किया जाता है। इस रिपोर्ट में यही बताया जाता है कि कौन सा देश कौन सी डेमोक्रेसी में आता है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 93। भारत को जो स्थान मिला है इसमें कौन सा मिला है? 93 वाला स्थान मिला है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इस बार इस रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो क्या रखा गया था? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। ठीक है, तो इसका जो शीर्षक रखा गया है वो क्या है? ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर। और बच्चों इस रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में जो शीर्ष देश हासिल, जो शीर्ष 5 देश हैं, यानी कि जिन्होंने प्रथम 5 रैंक हासिल की है, तो वो कौन कौन से हैं? पहला है आपका स्वीडन, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क, तीसरा है आपका नॉर्वे, चौथा है कोस्टारिका और 5वां आता है आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, तो आपका भारत ये कौन से नंबर पे आया है? 93वें नंबर पे आया है। ठीक है, तो काफी खराब पोजीशन है भारत की। और इसी के साथ बच्चों पाकिस्तान इस रैंकिंग में 117वें नंबर पे था। ठीक है, पाकिस्तान देश जो हमारा पड़ोसी देश है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि इस रिपोर्ट में, इस रैंकिंग में जो पाकिस्तान को पोजीशन मिली है वो कौन सी नंबर की मिली है? 117वें स्थान पर इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, गुजरात, बिहार या फिर तमिलनाडु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात। तो पीएम मोदी भी हाल ही में गुजरात राज्य के दौरे पर गए थे, जहां पे अभी इन्होंने खेल महाकुंभ का भी उद्घाटन किया है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया भी है। और वहां पर इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का भी क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, गुजरात के गांधीनगर के पास लवड नामक गांव में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय बच्चों ये था तो पहले से, लेकिन इसकी नई बिल्डिंग बनाई गई है। ठीक है, इसकी न्यू बिल्डिंग बनाई गई है, इसको इन्होंने क्या किया है? उद्घाटन किया है, जो कि आपकी कहाँ बनाई गई है? गांधीनगर के पास एक जगह है लवड। ठीक है, लवड नाम का गांव है, वहां पर इन्होंने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का क्या किया है? नए भवन का इसका उद्घाटन किया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो हमें बताना है कि जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट होते हैं इनके सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है अभी हाल ही में किस क्रिकेटर ने लिया है? आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, श्रीसंत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप यहाँ इमेज में इनको देख पा रहे हैं। ठीक है, जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते भी होंगे इनको। तो इनका नाम क्या है? श्रीसंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। श्रीसंत ने क्या किया है? प्रथम श्रेणी के क्रिकेट के सभी प्रारूपों से क्या ले लिया है? संन्यास ले लिया। ठीक है,
आइए और व्याख्या देख लेते हैं इसकी। तेज गेंदबाज, ठीक है, यानी कि जो श्रीसंत है बच्चों, ये कौन है? बॉलर है, ठीक है, फास्ट बॉलर कहे जाते हैं ये। एस श्रीसंत ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। प्रथम श्रेणी के क्रिकेट का मतलब होता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं, यानी कि घरेलू क्रिकेट, ठीक है, तो उनके सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई नामक पुस्तक का अनावरण शरद पवार ने किया है। यह किसकी आत्मकथा है? ठीक है, शरद पवार ने क्या किया है? इस पुस्तक का अनावरण किया है। तो ये पुस्तक किसकी आत्मकथा है, यानी कि इस पुस्तक को लिखा किसने है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सचिन तेंदुलकर, रत्नाकर शेट्टी, राहुल द्रविड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रत्नाकर शेट्टी। रत्नाकर शेट्टी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, और आत्मकथा का जो नाम है, यानी कि इस पुस्तक का नाम क्या है? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, यानी कि बीसीसीआई में जब ये थे तो वहां पर इनके जो ईयर्स, जो साल रहे हैं, उसमें इन्होंने क्या क्या चीजें देखी हैं, वो सारा विवरण इस पुस्तक में किया है। किसने? रत्नाकर शेट्टी ने। क्लियर है बच्चों इतना? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए रत्नाकर शेट्टी भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मैनेजर रह चुके हैं, ठीक है, यानी कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है, और विशेषकर ये किसकी बात हो रही है? पुरुष क्रिकेट टीम की, ठीक है, जो इंडियन पुरुष क्रिकेट टीम है उसके ये पहले यानी कि पूर्व मैनेजर रह चुके हैं, ठीक है बच्चों। तो रत्नाकर शेट्टी के बारे में हमने देख लिया, और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, और ये इनकी आत्मकथा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का हमें बताना है कि पूर्णकालिक यानी कि पूरे समय के लिए सदस्य बनाए गए हैं, वो किसे बनाया गया? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अश्विनी भाटिया, अनुज चतुर्वेदी, केशव राज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया को अभी हाल ही में सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। अश्विनी भाटिया ये कौन है? ये बच्चों एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और सेबी बच्चों यहाँ पर बात आई तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या इसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्या? अगर आपको हिंदी में नाम जानना है तो मैं आपको बता दे रही हूँ, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, ठीक है। एक्सचेंज को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विनिमय बोर्ड। क्लियर है? तो ये आपका हिंदी में इसका नाम हो गया सेबी का। और बच्चों मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है कि सेबी में पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं, तो उनका नाम क्या है? अगर आपको याद है तो ये भी आप आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा जरूर। अगर आपको याद है कि सेबी में पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं भारत में, सेबी जो है आपकी, इसमें पहली महिला अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो उनका नाम आपको बताना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा मुझे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सौराष्ट्र मालाधारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो हमें बताना है कि जो सौराष्ट्र मालाधारी सम्मेलन है इसको किसने संबोधित किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अश्विनी वैष्णव, गिरिराज सिंह, पुरुषोत्तम रूपाला, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुरुषोत्तम रूपाला। तो आप इनको इमेज में देख भी पा रहे हैं, ठीक है। ये कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, और इन्होंने सौराष्ट्र मालाधारी सम्मेलन को हाल ही में क्या किया है? संबोधित किया है। क्लियर है? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के राजकोट जिले के उपलेटा नामक शहर में किया गया है, ठीक है। यानी कि ये जो सम्मेलन है इसका जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? गुजरात राज्य का एक जिला है राजकोट, और उस जिले के पास एक शहर है उपलेटा, ठीक है। यहाँ पर इस सम्मेलन का क्या किया गया? आयोजन किया गया, ठीक है। तो बच्चों आपको बता दूं कि ये जो सौराष्ट्र मालाधारी सम्मेलन है ये आपका पशुओं से संबंधित है, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं पशु मेला है ये, ठीक है, एक पशु मेला टाइप का है ये। तो ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? पशुओं से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री ने
किस वर्ष तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 800 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद जताई है? तो हमें बताना है कि वर्तमान में जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, इन्हें आप इमेज में देख पा रहे हैं, इनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो ये कौन है बच्चों, निर्मला सीतारमण, जो कि कौन है, आपकी वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण। तो इन्होंने किस वर्ष तक भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है, डिजिटल तरीके से जो भी इकोनॉमी भारत की है, उसमें 800 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद जताई है, वो किस वर्ष तक जताई है? आपको चार ऑप्शन दिए गए, 2028 तक, 2030, 2026 या फिर 2027। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2030, यानी कि 2030 तक वित्त मंत्री ने ऐसी उम्मीद जताई है कि जो भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था है, ये 2030 तक कितनी पहुंचने की उम्मीद है, 800 अरब डॉलर। और आप देख रहे हैं कि जो भारत है लगातार तेजी से डिजिटल चीजों की ओर अग्रसर हो रहा है। ठीक है, हर क्षेत्र में जो काम काज है वो सारे किस तरीके से किए जाने लगे हैं, डिजिटल तरीके से किए जाने लगे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसी तेजी से इस तेजी को देखते हुए, यानी कि जो भारत का डिजिटलाइजेशन हो रहा है जिस स्पीड से, तो इस प्रकार ये उम्मीद रखी गई है कि भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो 2030 तक कितनी हो सकती है, 800 अरब डॉलर पहुंचने तक की पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और आय में वृद्धि के कारण भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक 800 अरब डॉलर पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यानी कि जो इंटरनेट की बढ़ती पहुंच, यानी कि आप देख रहे हैं कि जितने भी क्षेत्र हैं सब में जो काम है अब ज्यादातर किससे होने लगा, इंटरनेट से। तो इंटरनेट की बढ़ती पहुंच और आय में वृद्धि, ठीक है, इसके कारण जो आय में वृद्धि हो रही है, तो इसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की जो डिजिटल अर्थव्यवस्था है वो 2030 तक कितनी पहुंचने की उम्मीद है, 800 अरब डॉलर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का 12वां स्थापना दिवस किस देश में मनाया गया है? तो हमें बताना है कि जो इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र है इसका 12वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जो कि किस देश में मनाया गया है? तो आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, पाकिस्तान, अमेरिका, म्यांमार और बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का 12वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश कंट्री जो है ये आपका भारत से लगा हुआ है। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल के जो है आपका पश्चिम बंगाल से लगता है ये आपका देश, पड़ोसी देश है भारत का बांग्लादेश। तो आपका ये जो पूछा जाए कि आपका किस महाद्वीप में आता है, तो आप बताएंगे क्या, एशिया महाद्वीप में। ठीक है, एशिया महाद्वीप में आता है बांग्लादेश। और इसकी राजधानी बच्चों ये क्या है, ढाका है। वर्तमान में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं इनका नाम क्या है, शेख हसीना। ठीक है, और बांग्लादेश की राष्ट्रपति बच्चों ये कौन है वर्तमान में, अब्दुल हामिद। क्लियर है? अब्दुल हामिद यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है बच्चों, ये भी आपको बता दूं कि यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, टका। ठीक है, जो करेंसी है इसका नाम क्या है, टका कहते हैं इसको। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमें बताना है कि जो योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया है वो किसने किया है। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, सर्बानंद सोनोवाल, मनसुख मंडाविया, अमित शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्बानंद सोनोवाल। तो सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। और ये बच्चों जो योग महोत्सव है ये आपका कब तक चलेगा, 21 जून। ठीक है, 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो उससे पहले ये इस महोत्सव को जो शुरू करने का पर्पस है वो क्या है, लोगों को योग के बारे में जागरूक करना है कि योग का जो मानव जीवन है इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो इस महोत्सव का ये पर्पस है। तो इसे 21 जून तक के लिए क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। और इसका भी हाल ही में उद्घाटन किसने किया है, सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। क्लियर है बच्चों? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली में स्थित मोरारजी देसाई योग संस्थान ने किया। ठीक है, यानी कि ये जो आपका महोत्सव है इसका आयोजन किसने किया है, दिल्ली में एक संस्थान है जिसका नाम क्या है, मोरारजी देसाई योग संस्थान ने किया है।
और सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया है बच्चों। तो ये कौन है? ये वर्तमान में आयुष मंत्री हैं। ठीक है, ये केंद्र सरकार में कौन है? आयुष मंत्री है। क्लियर है? और सर्बानंद सोनोवाल इससे पहले बच्चों ये असम के सीएम भी रह चुके हैं। तो ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है, हाल ही में 4 धाम परियोजना पर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हमें बताना है कि जो 4 धाम परियोजना पर एक जो समिति बनाई गई है, इसका अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एमबी माथुर, AK सीकरी, रवि प्रसाद मित्तल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि AK सीकरी। तो AK सीकरी को 4 धाम परियोजना जो इसके लिए समिति बनाई गई है, इसका हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। और आप इन्हें इमेज में देख भी पा रहे हैं, ये कौन है? AK सीकरी। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, AK सीकरी को हिमालयी घाटी पर 4 धाम, ठीक है 4 धाम, ये कौन सी बात हो रही है? हिमालय घाटी की जो 4 धाम है इनकी बात हो रही है। तो हिमालय घाटी में जो 4 धाम है वो कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो ये बच्चों ये चारों ही जो 4 धाम है ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ये चारों ही धाम आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो हिमालय घाटी की ये 4 धाम है जिनका नाम क्या क्या है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो इस परियोजना पर समिति का इन्हें क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। किसको? AK सीकरी। क्लियर है इतना? तो बच्चों ये थे हमारे आज के लेक्चर के टॉप 15 क्वेश्चन। आशा करती हूँ क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही साथ जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ज्यादा से ज्यादा आप शेयर जरूर कीजिए, ताकि उनको भी ये अच्छे से अच्छा जो कंटेंट हम आप तक पहुंचा रहे हैं उन तक भी ये कंटेंट पहुंच सके और उनकी भी पढ़ाई में हेल्प हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो भी आपको क्लासेस यूट्यूब पर हमारे चैनल पे जो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, और ये सारी ही क्लासेस बच्चों ये कैसी हैं? सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, कोई भी पेड बैच नहीं है, कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी पेड क्लासेस नहीं दी जा रही है। और विशेष करके आपके लिए यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए बैच चलाए जा रहे हैं। और जो बच्चे इनकी तैयारी कर रहे हैं आप इनके लिए इनके साथ विशेषकर जरूर शेयर कीजिए सारी क्लासेस को, ताकि वो बच्चे भी घर बैठे अच्छे से तैयारी कर पाए। ठीक है, और आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि आपको चैनल पर मिलने वाली और भी जो भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।